नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम कानूनी विषय पर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138। जी यानी कि आसान भाषा में कहें तो चेक बाउंस से जुड़े कानून। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक कानूनी चर्चा का सार है और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि चेक बाउंस हो तो क्या होता है, बल्कि ये कानून क्यों इतना जरूरी है, व्यापार के लिए, भरोसे के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये कानून असल में आप कह सकते हैं कि बैंकिंग और कॉमर्स में विश्वास बनाए रखने की एक मजबूत कड़ी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे चेक ही तो बाउंस हुआ है, पर इसके पीछे एक पूरा गहरा कानूनी ढांचा है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सेक्शन 138 है, इसका असल मकसद क्या है? जैसे एक केस का जिक्र है, विनय देवन्ना नायक बनाम रयोत सेवा सहकारी बैंक। जी उसमें कहा गया कि अगर चेक बिना किसी नतीजे के डर के बाउंस होने लगे तो लोग चेक इस्तेमाल ही क्यों करेंगे? हाँ, बिल्कुल पॉइंट यही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यापारिक लेनदेन में विश्वास, क्रेडिबिलिटी बनाए रखना। अगर चेक का ही भरोसा उठ गया तो फिर पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? सही बात है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात इसमें यह है, जैसा कि बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार और कलमुणी टैक्स वाले मामलों में भी सामने आया, हाँ कि अगर कोई अपनी मर्जी से, मान लीजिए खाली चेक ब्लैंक चेक साइन करके दे देता है, हाँ तो वो भी वैध माना जाता है। बाद में अगर उसे भरा जाए और वो बाउंस हो तो भी ये सेक्शन लागू हो सकता है। ओह, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और इसकी वैधता, मतलब चेक कितने टाइम तक वैलिड रहता है? हाँ, ये आरबीआई के नियम तय करते हैं। जारी होने की तारीख से 3 महीने तक, 3 महीने के अंदर उसे बैंक में लगाना होता है। ओके, अब आते हैं कुछ आम गलत फहमियों पर। कई लोगों को लगता है कि भाई चेक दे दिया, अब बैंक को फोन करके स्टॉप पेमेंट करवा देते हैं तो बच जाएंगे। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं ये एक तरीका है बचने का। कहा गया है कि अगर चेक किसी असली कानूनी देनदारी के लिए दिया गया था, मतलब आपको वाकई पैसा देना था, तो फिर आप बाद में स्टॉप पेमेंट करवाकर सेक्शन 138 की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मतलब कानून ये देखता है कि पैसा देना बनता था या नहीं। स्टॉप पेमेंट एक बहाना नहीं हो सकता। बिल्कुल, कारण चाहे जो बताया हो, अगर देनदारी थी तो मामला बनेगा। और ऐसा ही शायद तब भी होता होगा जब कोई चेक इशू करने के बाद अपना बैंक अकाउंट ही बंद कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसे भी सेक्शन 138 के दायरे में ही लाया गया है। एनईपीसी माइकॉन बनाम मैग्मा लीजिंग, गोवा प्लास बनाम उर्सुला डिसूजा जैसी केसेस हैं। इनमें यह तय हुआ कि अकाउंट बंद कर देना भी फंड्स ना होने जैसा ही माना जाएगा। इंटेंशन देखी जाती है। तो ये तो साफ हो गया कि बचना आसान नहीं है। अब एक और चीज, जब मामला कोर्ट में जाता है तो क्या कोर्ट शुरू से ये मानकर चलती है कि चेक किसी कर्ज या देनदारी के लिए दिया गया था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं पर सेक्शन 139 आता है। सेक्शन 139? हाँ, इसे कहते हैं कानूनी धारणा या लीगल प्रिजम्पशन। हाँ। रंगप्पा बनाम मोहन केस ने इसे और स्पष्ट किया। कोर्ट शुरू में ये मानकर चलेगी कि जो चेक दिया गया है वो किसी न किसी कानूनी कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया है। अच्छा, तो मतलब जिसने चेक लिया है उसे ये साबित नहीं करना पड़ता कि पैसे लेने थे? शुरू में नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार पहले उस व्यक्ति पर होता है जिसने चेक दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि चेक देने वाला फंस ही गया, वो अपनी बात रख ही नहीं सकता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो धारणा है ये खंडन योग्य है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। ओके। आरोपी यानी चेक देने वाला वो सबूत पेश कर सकता है, वो ये दिखा सकता है कि कोई देनदारी थी ही नहीं, या चेक सिक्योरिटी के लिए था, या किसी और वजह से दिया गया था। ओके। लेकिन हाँ, उसको ये साबित करना होगा, भार उसी पर है। ये सामान्य सिविल केस से थोड़ा अलग है। समझ गए। अब मान लीजिए चेक बाउंस हो गया, सब हो गया। अब पैसा वसूलने के लिए जो नोटिस भेजते हैं उसका क्या प्रोसेस है? क्या उसमें कुछ खास ध्यान रखना होता है? जी, नोटिस बहुत जरूरी स्टेप है। इसके कुछ नियम हैं। पहला, नोटिस लिखित में होना चाहिए। दूसरा, जब आपको बैंक से चेक बाउंस होने की सूचना मिलती है उसके 30 दिन के अंदर ये नोटिस देनदार को भेजना होता है। 30 दिन? ओके। और सबसे अहम बात, जैसा कि सुमन सेठी बनाम अजय चुड़ीवाल और डालमिया सीमेंट जैसे मामलों में कहा गया है, हाँ। नोटिस में आपको सिर्फ और सिर्फ चेक की जो रकम है वही मांगनी चाहिए। सिर्फ चेक अमाउंट? बिल्कुल। कोई ब्याज या हर्जाना नहीं? नहीं, नोटिस में आप ब्याज, हर्जाना, नोटिस का खर्चा ये सब नहीं मांग सकते। सिर्फ चेक की मूल रकम। अगर आपने ज्यादा मांगा तो नोटिस गलत हो सकता है। ये तो बहुत बारीक बात है। अच्छा, अब अगर मामला किसी कंपनी से जुड़ा हो, कंपनी का चेक बाउंस हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या डायरेक्टर को पकड़ लेंगे? हाँ, कंपनियों के मामले थोड़े अलग होते हैं।
अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एक लैंडमार्क केस है इस पर। हाँ। इसके हिसाब से शिकायत में कंपनी का नाम होना सबसे जरूरी है। कंपनी प्राइमरी अक्यूज्ड होगी। अच्छा, पहले कंपनी। हाँ, उसके बाद ही आप किसी डायरेक्टर या ऑफिसर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और डायरेक्टर भी तभी जिम्मेदार होगा जब यह साबित हो कि जिस समय चेक बाउंस हुआ या वो इशू हुआ, उस समय वो कंपनी के बिजनेस के लिए, उसके कंडक्ट के लिए इंचार्ज था और जिम्मेदार था। मतलब सिर्फ डायरेक्टर का पद होना काफी नहीं है, एक्टिव रोल होना चाहिए। बिल्कुल, सक्रिय भूमिका साबित करनी होगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी देनदारी है वो खुद केस न करके अपनी जगह किसी और को भेज दे, जैसे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर? हाँ, ये हो सकता है। एसी नारायण बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, उस पीओए होल्डर को उस लेन देन की जिसके लिए चेक दिया गया था पर्सनल जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ पीओए का कागज काफी नहीं, उसे पता भी होना चाहिए कि मामला क्या था। जी बिल्कुल, उसे गवाही भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, अब एक और सवाल, क्या ये जो सेक्शन 138 के मामले हैं ये कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकते हैं? मतलब समझौता हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और कानून इसे प्रोत्साहित भी करता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, यानी अपराध का शमन या समझौता। दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस दी हैं। अच्छा, हाँ, कोर्ट चाहता है कि ये मामले आपस में सुलझा लिए जाएं ताकि कोर्ट का बोझ कम हो। प्रक्रिया भी बताई है, लेकिन ये भी कहा है कि जितनी देर से आप समझौता करेंगे उतना ज्यादा हर्जाना या कॉस्ट आपको देनी पड़ सकती है। जल्दी से समझौता करना बेहतर है। ये तो अच्छी बात है कि समझौते का रास्ता खुला है। जी। अच्छा, आप जाते जाते कुछ और छोटी छोटी बातें जो शायद जरूरी हो, जैसे मान लीजिए किसी ने गारंटी के तौर पर चेक दिया हो, लोन किसी और ने लिया, गारंटी मैंने दी, मेरा चेक बाउंस हो गया। हाँ, ये भी एक कॉमन सिचुएशन है। अगर गारंटर का चेक बाउंस होता है तो उस पर भी सेक्शन 138 लागू होता है। देनदारी गारंटर की भी मानी जाती है उस स्थिति में। ओके, और कोई खास बात? एक और नुक्ता है जॉइंट अकाउंट का। अगर जॉइंट अकाउंट से चेक जारी हुआ है और वो सिग्नेचर मिसमैच यानी हस्ताक्षर मेल न खाने की वजह से बाउंस हुआ है, हाँ, तो आमतौर पर सेक्शन 138 लागू नहीं होता, क्योंकि ये सीधे सीधे फंड्स की कमी का मामला नहीं बनता। हाँ, अगर फंड्स की कमी भी एक कारण है तो बात अलग है। अच्छा, ये फर्क है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, सेक्शन 138 सिर्फ एक तकनीकी नियम नहीं है, ये असल में व्यापार में, लेन देन में भरोसे और जिम्मेदारी की एक तरह से बुनियाद है। बिल्कुल। चेक देना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देना नहीं है, ये एक कानूनी वचन देने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि जो वादे कागजों पर किए जा रहे हैं उनका कुछ वजन हो, एक जवाबदेही तय हो। और हाँ, एक बात सोचने पर मजबूर करती है, वो है सेक्शन 139 वाली कानूनी धारणा। हाँ, कि बोझ आरोपी पर है। हाँ, कि कैसे ये सबूत पेश करने का बोझ उलट देती है सामान्य सिविल मामलों के मुकाबले। ये क्यों है और इसका हमारे रोजमर्रा के व्यापारिक व्यवहार पर, हमारे लेन देन के तरीकों पर क्या और कितना असर पड़ता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये कानूनी ढांचा कैसे हमारे आपसी भरोसे और व्यापार को शक्ल देता है। जी बिल्कुल।